एवरीवन, मेरा नाम है देविंदर कौर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सीखो के ऊपर। इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर टिश्यू की। इस टिश्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज ही कवर करेंगे, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक हम बात करेंगे। ओके, अगली क्लास होगी एनिमल टिश्यू की। हो सकता है एनिमल टिश्यू के ऊपर 2 वीडियोस आ जाए, क्योंकि एनिमल टिश्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और बच्चों को ये होता है कि हमने लंबी वीडियो देखनी है, हमें छोटी वीडियो देखनी है। चलो कोई बात नहीं, हम छोटे वीडियोस बनाएंगे, ट्राई करेंगे जितने कम समय में इसको ज्यादा से ज्यादा समझा पाए, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर को पैराग्राफ में पढ़ने की बजाय पॉइंट्स में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो इनको पॉइंट्स में कवर करेंगे ताकि हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और हम एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो प्यारे बच्चों, टिश्यू चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले सवाल ही यही आता है कि टिश्यूज क्या होते हैं। उससे पहले सवाल ये आता है कि टिश्यूज की जरूरत क्या है। देखो, हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ये पढ़ा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स एंड दे डू नॉट हैव एनी टिश्यू, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए सारा काम, उनकी जो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस का काम है, कौन करता है? एक सिंगल सेल ही करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पैरामीशियम ले लो, बैक्टीरिया ले लो, अमीबा ले लो, ये सब क्या है? एक ही सिंगल सेल से बने हैं और वो एक ही सिंगल सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपीरेशन तो प्लांट्स में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, या फिर आप इसके अंदर काउंट कर लो रिप्रोडक्शन भी। अब सिंगल सेल है, सिंगल सेल सांस भी ले रहा है, खाना भी खा रहा है, ठीक है, उसको पचा भी रहा है, उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है और अपनी बॉडी को कंट्रोल भी कर रहा है। इवन रिप्रोडक्शन भी एक सिंगल सेल से ही हमारे पास सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो उसको वो एक सेल अपना काम चला रहा है, दैट सेल डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की जरूरत किसको है? हमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और इन सब में क्या बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर स्किन सेल्स है, हमारी आईज के अंदर 2 तरह के सेल्स है, रॉड शेप्ड सेल्स है, कोन शेप्ड सेल्स है, जिससे हमको कलर और लाइट में दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डाइजेशन के लिए बात करें या मसल्स के लिए बात करें, हार्ट के लिए बात करें, सबके लिए अलग अलग हमारे पास सेल्स है और उन सेल्स से कंबाइन होकर हमारे पास टिश्यू बना है। ओके, तो टिश्यू हमारे पास है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स, नो डाउट। हमें कहते हैं कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन वो सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेम जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, एक ही जगह पे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स क्या है, एक जगह के ऊपर फॉर्म होके वहीं पे रह के या कहीं और जाके अपना एक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करें। जैसे हमारे ब्रेन में होते हैं नर्व सेल्स, वो ब्रेन में ओरिजिनेट होंगे, राइट। स्पाइनल कॉर्ड भी काम करेगी, उससे हमारी पूरी बॉडी काम करेगी, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल्स पूरी बॉडी में है, ठीक है। ब्रेन में तो सबसे ज्यादा अमाउंट में है ही, लेकिन पूरी बॉडी के फंक्शंस को सिग्नल कौन भेज रहा है? नर्व सेल भेज रहा है। ये इसी चैप्टर में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी टिश्यू की डेफिनेशन करते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन के ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है। उनका जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल का है, उनका कॉमन ओरिजिन हमारे पास आ रहा है, उन सबके स्ट्रक्चर जो है काफी हद तक सिमिलर है, ओके। और वो सारे के सारे काम कर रहे हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आप सबको कभी ना कभी, ये आपके घर में किसी को या आपके किसी दोस्त को डेंगू वगैरह या चिकनगुनिया वगैरह हुआ होगा, ठीक है। हल्का बहुत बुखार तो होता ही है। जब भी बुखार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर क्या है, एक एज अ सेफ्टी वो एक टेस्ट लेते हैं, सीबीसी का टेस्ट। सीबीसी क्या मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हर तरह के आपके ब्लड के अंदर जितने भी टाइप ऑफ सेल्स है वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे टाइप ऑफ सेल्स का कितना कितना काउंट है, कहीं बढ़ तो नहीं गया, कहीं कम तो नहीं हो गया, नॉर्मल तो है ना, वो सब चेक करते हैं कि नहीं। आपने कभी ना कभी रिपोर्ट देखी होगी या नहीं देखी होगी, तो आप ऑनलाइन सर्च करो सीबीसी ब्लड रिपोर्ट, आपको हर टाइप ऑफ सेल्स की एक चार्ट शीट, मतलब कि पूरी पूरी शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा हो गया,
ये सारी की सारी चीजें ही हमें क्या हमारे पास मिलके क्या बना रही है, ब्लड बना रही है। अब रेड ब्लड सेल का क्या काम है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। व्हाइट ब्लड सेल क्या हमें दुश्मनों से बचा दे। दुश्मन कौन, वो शर्मा जी का लड़का जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है? नहीं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन है हमारे बैक्टीरिया या वायरसेस जो हमारी बॉडी में आकर के हमें हार्म करते हैं, ठीक है, उनसे बचाता है, उनसे वो फाइट करता है। दे आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, राइट। तो ये सारी की सारी चीजों का अलग अलग काम है। अब ये किसी वायरस से लड़ने का काम ब्रेन का थोड़ी है, हमारे हाथों का थोड़ी। हमारा हाथ कहाँ वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ लेगा? हमारी ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, वो लड़ेंगे। और व्हाइट ब्लड सेल क्या है, अलग अलग जगह के ऊपर बनते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल जो है बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, सारे के सारे वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू किससे बना, तो ब्लड भी एक तरह का टिश्यू ही हो गया, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका कॉमन ओरिजिन होगा, सिमिलर जो है उनकी शेप होगी, और वो एक क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, टिश्यू होता है। क्लियर। अब इस टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, जो टिश्यू है हमारे पास ब्रिंग्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर क्या है, काम करना, ठीक है। काम करने में डिवीजन लेके आता है, यानी कि एक ही सेल ने सारा काम नहीं करना। मान लो मेरी उंगली का ये सेल है, क्या ये मेरी उंगली के सेल्स, चलो मार्कर से गंदे हुए पड़े हैं, क्या ये मेरी उंगली के सेल्स सोचने का काम कर सकते हैं, खाना पचाने का काम कर सकते हैं? क्या मेरी उंगली के सेल्स सांस ले सकते हैं? क्या मेरी उंगली के सेल्स से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकती है? कुछ नहीं होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम क्या है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है। डाइजेशन का क्या, किसका काम किसका, स्टमक का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, थोड़ा बहुत पेनक्रियास हेल्प करता है। खाना चबाने का काम या खाना खाने का काम किसका, हमारे माउथ का है। नाक से थोड़ी खाते हो, कान से थोड़ी खाते हो, माउथ से खाते हो, उसका फंक्शन अलग है। कभी देखे खाना आंख में डाला और अंदर चला गया? नहीं होता है ऐसा कुछ, राइट। तो इसमें क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हर एक जो ग्रुप ऑफ सेल है उसका अलग अलग काम है। ब्रेन के सेल्स का काम अलग है, ठीक है। मसल्स के सेल्स का काम अलग है, ओके। जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स या फिर अगर प्लांट्स में बात करें, स्क्लेरेंकाइमा का काम अलग है, पैरेंकाइमा का अलग है, जाइलम का अलग है, सारे के सारे यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होंगे, उन सबका अलग अलग काम होगा, तो डिवीजन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपके पास एक ग्रुप प्रोजेक्ट बना दिया गया, ठीक है, आपको कह दिया ग्रुप प्रोजेक्ट करो, आपको सारा काम एक ही बच्चे को थोड़ी दोगे, बच्चा तो काम फेंकेगा भागेगा, मेरे को नहीं करना काम, मेरे को कौन से पैसे मिल रहे हैं इसके, राइट। तो आप सभी बच्चे क्या करोगे, अलग अलग होके अलग अलग एक जिम्मेदारी लोगे कि हाँ जी मैं ये काम कर लूंगा, तुम ये काम करो। वैसे ही हमारे जो टिश्यूज है सारा काम ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि तुम इतना काम करो, ये इतना काम कर ले, चलो मैं इतना कर लेता हूँ, सारे अपना अपना काम खुद करेंगे। क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, जो टिश्यूज है ये क्या है, बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टिश्यू से मेरे पास जो टिश्यू है सारे के सारे जब इकट्ठे होंगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन सारे इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यही बात कही मैंने, शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, मसल्स है, ये सारी की सारी हमारी मसल्स है, लेग्स में मसल्स है, यहाँ पे हमारी मसल्स है, सब जगह पे हमारी क्या मस्कुलर टिश्यू है, राइट। तो सभी की सभी मसल्स क्या करेंगी, एक मतलब कि या फिर आप कह लो चलो ऑर्गन नहीं कह रहे हो कि ये तो मसल्स है, ये तो ना ऑर्गन है, टिश्यू से तो मेरे पास मसल्स बनी है। अगर टिश्यूज ना होते तो मसल्स कहां से होती, टिश्यूज कहां से होते, सेल अगर सेल ना होते तो टिश्यू कहां से होता, टिश्यू का ना होता तो ऑर्गन कहां से होता। किडनी है, किडनी भी टिश्यू से बनी है, उसके इंटरनल लाइनिंग आउटर लाइनिंग टिश्यू से बनी है, ठीक है। हार्ट है, हार्ट इज आल्सो टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से बने। ऑर्गन कब बना, जब हार्ट को टिश्यू मिला, टिश्यू से ऑर्गन बना। अब पूरा का पूरा हार्ट का जो सिस्टम हो गया, इंक्लूडिंग ऑल दी ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, वो सारा का सारा जो सिस्टम हो गया, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आया समझ। थर्ड क्या है, जो वर्कलोड है हर एक सेल का कम हो जाता है, हाँ जी। अब हार्ट को कह दो कि तुम सांस भी ले लो, तुम खाना भी पचा दो, तुम सोच भी लो थोड़ा बहुत, वैसे हार्ट सोचता तो कम ही है, उसको तो काम ब्लड पंप का है। ये तो हम कविताओं में सुनते हैं कि हाँ जी मेरे दिल ने ये कहा था, पर एक्चुअल में क्या होता है, हमारा हार्ट का क्या काम है, ओनली टू पंप द ब्लड, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होगा, हर एक टिश्यू का अलग अलग काम होगा। तो
एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर, एक पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर बर्डन कम होगा। ठीक है भाई, ग्रुप प्रोजेक्ट वाली बात है। अगर एक बच्चे के ऊपर सारे ग्रुप प्रोजेक्ट का हमने बर्डन डाल दिया तो बच्चा छोड़ेगा और भागेगा, राइट। लास्ट पॉइंट आता है कि ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी हायर सर्वाइवल होती है। हाँ जी, एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल ने सारा काम करना है। अगर एक सेल थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, ठीक है, वो कोई काम ठीक से नहीं कर रहा, मानो डाइजेशन ठीक से नहीं कर रहा, देयर आर हायर चांसेस कि उसका सर्वाइवल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में के अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग टिश्यूज है, ठीक है। इस कारण क्या है, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया हो जाती है, जिस कारण उनका सर्वाइवल रेट भी बेटर होता है, ठीक है। तो ये हमने टिश्यूज का कॉन्सेप्ट कर लिया। आगे करते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज हमारे पास बेटा इस क्लास में दो तरह की हैं, यानी कि आपको सिलेबस में एक तो है प्लांट टिश्यू और दूसरा है हमारे पास एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम बेटा आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। प्लांट टिश्यू हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट टिश्यू। तो शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास यूजुअली क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा, आगे के आगे वो ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और इसके टाइप्स को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू की ही एक टाइप है। प्लांट टिश्यू की शुरुआत हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डायरेक्ट टाइप्स में आने से पहले इसको समझते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास जो है क्या होता है, हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मींस सारे के सारे काफी हद तक सिमिलर होंगे, सबका एक ही काम होगा, दैट इज द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, अभी इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल है। थोड़े टाइम बाद ये सेल क्या होगा, मैच्योर होगा। जैसे ये सेल मैच्योर होगा, मैच्योर इसी को कहते हैं मैच्योर पेरेंट सेल है ये। जैसे ही मेरे पास ये सेल मैच्योर होगा, ये आगे क्या है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दो सेल्स में डिवाइड होने से पहले इसकी प्रॉपर एक डिवीजन हम देख लेते हैं कैसे होगी। मेरे पास सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इवन न्यूक्लियस, वो सारा का सारा बराबर दोनों सेल्स में जाएगा। ये कोई भेदभाव नहीं करता कि नहीं मैं अपने इस सेल को ज्यादा दूंगा, उस सेल को तुम्हें कम दूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये दो सेल्स में डिवीजन हो रही है, दोनों सेल को बराबर बराबर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। जो हमने जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि अगर एक न्यूक्लियस है तो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 राइबोसोम है तो 5 राइबोसोम एक सेल को, 5 राइबोसोम दूसरे सेल को। दो माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल को, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल को, यानी कि दोनों डॉटर न्यूक्लियस को, या दोनों डॉटर न्यूक्लाई को बराबर बराबर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी शेप में थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बता देती हूँ क्योंकि आपको है नहीं वैसे तो सिलेबस में। तो जैसे कि ये क्या मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ गया, अब एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ गया, ठीक है। ये 3-4 राइबोसोम्स, 3-4 राइबोसोम्स, 3 लाइसोसोम इधर, 3 लाइसोसोम इधर, ठीक है, बराबर सारा कुछ इसको बांट दिया जाएगा। जब बराबर बंटा तो ये क्या, अब ऐसे दो सेल्स में बट गया। दोनों सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको एक माइटोकॉन्ड्रिया मिली है तो इसको भी एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, ठीक है। इसको 3 राइबोसोम मिले, इसको 3, इसको 3 लाइसोसोम मिले या 2 लाइसोसोम मिले या 4 मिले, इसको भी 4 मिले, ठीक है। दोनों को बराबर बराबर सेल ऑर्गेनेल्स मिले, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले, इवन साइटोप्लाज्म भी आधा आधा बंटा, एग्जैक्टली आधा आधा बंट के जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जिसने सारे सेल डिवीजन की वो क्या होगा, पेरेंट सेल, ठीक है। जो मेरे पास दो सेल्स आ गए, ये क्या होगी, डॉटर न्यूक्लाई। नीचे शायद आपको दिखाई ना दे, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर ही लिख देती हूँ, क्या बने, डॉटर न्यूक्लाई, ठीक है। ये डॉटर न्यूक्लाई जब ये दोनों आपस में मैच्योर होंगे
ठीक है, मैच्योर हो गया, ये अपने सेल डिवीजन कर देगा, ये अपने कर देगा। मान लीजिए ऐसे सेल डिवीजन होती रही, ठीक है, इस वाले सेल ने तो डिवीजन कर दिया आगे, बट ये वाला सेल क्या डिवीजन नहीं कर पाया। जब ये वाला सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मर जाएगा, ठीक है, ये परमानेंट सेल बनेगा, परमानेंट सेल से परमानेंट टिश्यू बनेगा, जो हम परमानेंट टिश्यू में देखेंगे। अब एक बार देखते हैं क्या है ये। अनडिफरेंशिएटेड है, एक्टिवली डिवाइडिंग। एक्टिवली डिवाइडेड मींस इनमें कॉन्टिन्यूसली या रिपीटेडली क्या है, सेल डिवीजन होती रहती है, ठीक है। तो इसमें ये सेल डिवीजन का मैंने प्रोसेस दिखा दिया। आई होप आपको शायद नीचे तक दिखेगा नहीं, बट अगर दिख रहा है तो दैट्स रियली गुड। आगे देखते हैं, ये उन रीजन्स में मिलते हैं प्लांट्स के जहां पर मेरे पास ग्रोथ हो। अब ग्रोथ किसकी होती है, रूट की, जड़ है, प्लांट की जड़ है मिट्टी के नीचे, ग्रो करेंगी। शूट है, प्लांट की ग्रो करके ऊपर की तरफ जाएगी। प्लांट जो है, अगर देखिए प्लांट जैसी शुरुआत में बड़ा हो रहा होता है, बीज में से प्लांट निकल रहा है, तो क्या होगा, उसका जो स्टेम होगा बहुत पतला होगा और ग्रीन कलर का होगा। मान लो उसने आगे जाके ट्री बनना है, नीम का पेड़ बनना है, तो क्या करेगा, उसकी स्टेम भी तो थोड़ी थोड़ी मोटी होगी ना, स्टेम में थिकनेस आएगी। स्टेम जितनी मोटी होती जाएगी उतना ज्यादा प्लांट जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। पीपल का पेड़ देख लो, बरगद का पेड़ देख लो, उनकी स्टेम कितनी मोटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्टेम मोटी हो रही है उसको हम बोलते हैं गर्थ। स्टेम की जो थिकनेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, गर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, ये इवन जो है लेंथ और गर्थ ऑफ प्लांट को भी बढ़ाते हैं। जो कैम्बियम है ना, वो गर्थ की ही बात कर रहे हैं, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब कॉन्टिन्यूसली मेरे पास सेल डिवीजन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है सेल डिवीजन हो रही है, तो सेल क्या एक्टिवली कोई ना कोई काम कर रहा है, राइट। अगर वो कोई सेल एक्टिवली काम कर रहा है, दैट मीन्स वो सेल क्या होगा, लिविंग होगा। अब डेड सेल तो सेल डिवीजन कर नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सोचो इस चीज को। तो सेल डिवीजन कब होगी, जब मेरे पास जो सेल है वो लिविंग होगा। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें से कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, करवा भी इसलिए कि कई बार क्या है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिफरेंस आ जाएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे तो परमानेंट किससे बिल्कुल उलट है, जो ये सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, परमानेंट में ऑलमोस्ट उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो आप उसका डिफरेंशिएशन भी कर पाओगे, ठीक है। मैं एक वीडियो डाल दूंगी डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये जो सेल्स है सारे के सारे एक्टिव स्टेज पे होते हैं सेल डिवीजन की, ठीक है। सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट भी किया था, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। सेकंड जो है, जो हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल है उसके अंदर डेंस या अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, और एक न्यूक्लियस होगा, वो भी बहुत बड़ा होगा। ऑब्वियस ये बात है, सेल डिवीजन करनी है तो अगर साइटोप्लाज्म पतला होगा, उसको डिवाइड करना मुश्किल होगा। तो साइटोप्लाज्म का डेंस होना और अबंडेंस में होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा ना पिचका पिचका सा थोड़ा सा इसको साइटोप्लाज्म दे दिया, दोनों को बांट दिया ना, ना ऐसा नहीं हो सकता। वो सेल तब तक डिवीजन ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास एक बड़ा न्यूक्लियस ना हो, क्योंकि बड़े न्यूक्लियस को ही वो दो भागों में बांट कर डॉटर न्यूक्लाई बन पाएगा, ठीक है। अगर छोटा न्यूक्लियस उसमें से क्या वो बटेगा, क्या ही कुछ करेगा, राइट। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस का बड़ा होना और साइटोप्लाज्म का ज्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंस मींस ज्यादा क्वांटिटी में, और डेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, जो वैक्यूल्स हैं इनके अंदर जनरली एब्सेंट होते, एक रह गया इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो भी जनरली एब्सेंट होते हैं। अगर आप बात करोगे पैरेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा की, उनमें जो है यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेन्काइमा में तो होती नहीं है, कोलेनकाइमा में थोड़ी बहुत होती है, कभी होती कभी नहीं होती। स्क्लेरेन्काइमा में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाती है। तो जनरली एब्सेंट इसलिए कहा है क्योंकि सभी सेल्स में नहीं एब्सेंट, कोई कोई एक हमारे पास एक्सेप्शन आएगी जिसमें हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, ठीक है। तो सभी में नहीं एब्सेंट, थोड़े एक दो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि हमारे पास आएगा स्क्लेरेन्काइमा का केस, उसमें हमारे पास जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी वो एब्सेंट हो सकती हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा आप कहोगे मैम परमानेंट का है, ठीक है, चलो परमानेंट में नहीं कहते। मेरिस्टेमेटिक में अगर आप बात करो इंटरकैलरी में, इंटरकैलरी वाले जो हमारे पास सेल्स होंगे उनके साथ थोड़ी बहुत क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं इनमें, ठीक है, होंगे जनरली गायब। किसी किसी अगर सेल में एक्सेप्शनल केस आ रहा है, एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है कि हाँ जी इसने वैक्यूल रख लिया, मान लो इसने वैक्यूल रख लिया तो इसका वैक्यूल बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा वैक्यूल होगा। बड़ा वैक्यूल जैसे कि प्लांट सेल्स में हम कहते हैं कि हाँ जी बहुत बड़ा वैक्यूल है, वो थोड़ा अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी प्लांट में बहुत सारे सेल्स जिनमें बहुत बड़ा वैक्यूल्स होते हैं, ओके।
फिर है हमारे पास जो सेल वॉल है वो थिन होती है, ठीक है। जो सेल्स है ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फंक्शन हमने दो ही करने, सबसे पहला इसके अंदर है एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन। क्या होगी, सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट सेल डिवीजन, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लेंथ एंड गर्थ ऑफ प्लांट, ठीक है। लेंथ यानी कि ऊपर से भी बढ़ाएगा शूट को, नीचे से रूट्स को बढ़ाएगा और उसकी थिकनेस को भी बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इसमें हमारे पास आता है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू में क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू हमारे पास जो प्लांट है उसके एपेक्स में प्रेजेंट है। एपेक्स मींस यानी कि प्लांट की जो शूट की टिप है और जो प्लांट्स की रूट की टिप है, यानी कि जमीन के अंदर जो रूट्स हैं उनकी जो बिल्कुल टिप्स है वहां पर भी हमारे पास एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होता है। और जो शूट जो बढ़ रही है उसके शूट की टिप्स के ऊपर भी हमारे पास, जिसको हम एपिकल बड भी कहते हैं, वहां पर हमारे पास एपिकल मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट है। आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर के ऊपर आप देख सकते हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम है कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे पहले याद करिए एपिकल मेरिस्टम, एपिकल बड। एपिकल बड कहाँ है, जो शूट की टिप है वहां पर, और जो रूट्स है उनकी भी टिप्स के ऊपर ये प्रेजेंट है। काम क्या करता है, काम करता है जो रूट की लेंथ है वो बढ़ जाए, शूट की लेंथ है वो बढ़ जाए, यानी कि ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है ऊपर की तरफ और नीचे से रूट्स की तरफ से, वो दोनों क्या है, कौन ग्रो करवाता है हमारे पास, एपिकल मेरिस्टम करवाता है। यानी कि एपिकल मेरिस्टम में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट, ठीक है। शूट की भी लेंथ बढ़ जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए, रूट की भी लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, कहां पर है, प्लांट्स के लेटरल साइड्स में, यानी कि जो प्लांट है मेरे पास, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ये सारी की सारी स्टेम है, स्टेम की जो हमारे पास आसपास के जो टिश्यू है वो सारे किसके बने हैं, हमारे पास लेटरल मेरिस्टम, यानी कि ये टिश्यूज जो है ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे, यानी कि अगर ये प्लांट इतना पतला है थोड़े टाइम बाद ये प्लांट इतना चौड़ा हो जाएगा हर तरफ से। अगर मैं कहूँ प्लांट का सर्कमफियरेंस बढ़ जाएगा, अगर प्लांट का स्टेम ऑब्वियसली बात अगर ऊपर से देखें तो सर्कुलर है ना, ऊपर से देखोगे, ये ऊपर से देखो, यहाँ पर प्लांट का स्टेम क्या सर्कुलर है, तो उसका सर्कमफियरेंस जो है उसका बढ़ाएगा, सर्कमफियरेंस बढ़ाएगा मतलब उसकी थिकनेस बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ाएगा मतलब उसकी गर्थ को बढ़ाएगा। प्रेजेंट कहाँ है, उसकी लेटरल साइड, स्टेम की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, इवन रूट की भी लेटरल साइड, मान लीजिए उसकी रूट है, ब्लैक वाला पार्ट रूट है, रूट की भी लेटरल साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब रूट उसकी हमेशा पतली सी थोड़ी रहती है, अगर आप बरगद का पेड़ देखो, नीम का पेड़ देखो, जितने भी बड़े बड़े पेड़ है, ट्रीज है, उनकी रूट्स भी बहुत मोटी मोटी है, शूट तो मोटी है ही, रूट भी बड़ी मोटी है, यानी कि जो रूट है उसकी भी थिकनेस या गर्थ को बढ़ाएगा और जो शूट है उसकी भी जो गर्थ है उसको बढ़ा देगा। तो ये रहा, प्रेजेंट है ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ, यानी कि थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट, थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। फिर आता है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम, इन सबके आपको पिक्चर साथ में दिख रही है। इंटरकैलरी मेरिस्टम है खास तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, शुगर केन का प्लांट हो गया, बैम्बू हो गया, उनमें देखने को मिलता है, ठीक है, इनमें तो ये होता ही होता है, शुगर केन, बैम्बू, ऐसे प्लांट्स के अंदर होता ही होता है कौन सा, एपिकल मेरिस्टम। क्यों, ऐसे प्लांट्स, अगर आपने बैम्बू या शुगर केन देखा हो तो काइंड ऑफ ऐसे होता है ना, उसके ऐसे जो पार्ट्स है ऐसे डिवाइडेड होते हैं, स्टेम के पार्ट्स। आम प्लांट का तो ऐसे होता है स्टेम, इनके स्टेम जो है बड़ी डिफरेंट होती है, राइट। इनके स्टेम में यहाँ पर लीव्स उग रहे हैं, यहाँ पर लीव्स उग रहे हैं, यही चीज होती है ना। तो ये जो है आम पेड़, कुछ आम पेड़ के लीव्स के बेस के ऊपर होता है, और यूजुअली जो है ऐसे ग्रासलैंड प्लांट्स होते हैं, ग्रास प्लांट्स होते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, उनके जो है ये नोड्स के ऊपर प्रेजेंट है। नोड्स के ऊपर मतलब क्यों, अगर मैं इस लीफ को हटा दूं तो मेरे पास ये पार्ट है, ये नोड है, ठीक है, जहां पर डिवीजन हो रही है यहाँ पर ये नोड है, ये भी मेरे पास क्या आ गया, नोड आ गया, ठीक है। अब नोड के बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड।
नोड के बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। ये 6th 7th में हमारे पास आता है साइंस के अंदर। नोड्स के बीच वाला जो हमारे पास पार्ट हो गया प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर ये सेल जो है, यहाँ पर इनके टिश्यू जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, काम क्या करेगा? इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ाएगा इंटरनोड की लेंथ को? थोड़े टाइम बाद इंटरनोड की लेंथ बढ़ गई ऐसे, पहले यहां तक थी ना, ये यहां तक बढ़ गई, यहाँ पे नोड आ गया और यहाँ पे नोड आ गया। तो इनकी जो है ऐसे, जो शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, ये इसी तरह से बढ़ते, राइट। इनकी हाइट जो इसी तरह से बढ़ती, लेंथ इसी तरह से बढ़ती, इनका जो इंटरनोडल रीजन है वो इंक्रीज हो जाता है। किसकी मदद से होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए, हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूड मींस ऐसे सीधी लंबाई करनी, सीधा सीधा लंबा करना है। यहां से कम चौड़ा होगा, चौड़ा होगा पर कम होगा, बट यहां से इसकी इस तरफ से ग्रोथ ज्यादा होगी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी प्लांट्स की, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोडल रीजन। इंटरनोडल रीजन की लेंथ को ये बढ़ाएगा। तो आज हमने प्लांट टिश्यूज को शुरू किया, मेरिस्टम टिश्यू पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ ली। अब अगली क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ परमानेंट प्लांट टिश्यू के ऊपर। ठीक है, अगली क्लास का हो सके तो बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार करें मेरी वीडियो का, और कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर कोई चीज की आपको कमी लगी वो भी मुझे जरूर जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।